Welcome to Physics Class 12th, Unit 6, Optics, Chapter 9, Ray Optics. And this is the third video of this chapter. In this video, we will discuss about dispersion, cause of dispersion, angular dispersion, dispersive power, diffraction through a prism, expression for refractive index of prism, rainbow, primary and secondary rainbow, scattering of light, and application of scattering of light. So, our first topic of today's discussion is रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू रेक्टेंगुलर प्रिज्म और डिस्पर्सन. सो डिस्पर्सन हो या प्रिज्म हो, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट में आते हैं. व्हेन लाइट पास थ्रू प्रिज्म इट गेट टू फिनोमेना. फर्स्ट इज डेविएशन, सेकंड इज डिस्पर्सन. तो पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं जो एक प्रैक्टिकल भी है आपका. एक प्रिज्म लेते हैं, एक वाइट पेज लेते हैं, वाइट पेज को 4 ऑल पेन से फिक्स करते हैं. फिर ऑल प्रिज्म का एक स्टेंसिल बनाते हैं. उस स्टेंसिल पर हम एक रे इंसिडेंस करते हैं और उस रे पर 2 ऑल पिन लगाते हैं. और प्रिज्म की सेकंड साइड से हम इन दोनों ऑल पिन को देखते हैं. जहाँ इस एक सीध में दिखाई दे रही हो वहाँ हम अपनी आँख के सामने एक थर्ड ऑल पिन, और जहाँ ये तीनों ऑल पिन एक सीध में दिखाई दे रहे हो वहाँ हम फोर्थ ऑल पिन लगा देते हैं. इसके बाद हम ग्लास प्रिज्म को हटा लेते हैं. इन दोनों ऑल पिन की सीध में जहाँ डॉट बन गए लेबलिंग करते हुए लाइन खींच देते हैं. और यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि रे ऑफ लाइट जो सीधी आ रही थी वो किसी रास्ते से मुड़ गई है. तो जो व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म ऑलवेज बेंड रे ऑफ लाइट टुवर्ड इट्स बेस. तो इसने एक डेविएशन यहाँ प्रोड्यूस कर दिया. तो प्रिज्म का पहला फैक्टर जो है दैट इज डेविएशन. लाइट को डेविएट कर दिया, और प्रिज्म हमेशा लाइट को अपने बेस की तरफ डेविएट करता है. और इसी को फिर हम एंगल वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस. अब इसी एक्टिविटी को हम फिर से देखते हैं. रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी उनके बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, और उसके सामने वाली साइड बेस ऑफ प्रिज्म कहलाएगी. जनरली हमारी लैब में जो प्रिज्म होता है उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री का होता है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाइज प्रिज्म होता है. प्रिज्म में कितनी रेक्टेंगुलर सरफेस होती है? प्रिज्म में 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं. और प्रिज्म में कितनी ट्रायंगुलर सरफेसेस होती है? प्रिज्म में 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होती है. नाउ इसी डायग्राम को हम दूसरे में भी देख सकते हैं, पी क्यू आर एस को. अब लेवल्ड यहाँ देखते तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस. यहाँ पे आई से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना उसको R1 नाम दे दिया, और यहाँ पर जो इंसिडेंस बना इसको R2 नाम दे दिया. एंगल ऑफ O, एंगल ऑफ A एक लेबलिंग काम आई यहाँ पे. अगर प्रिज्म नहीं रखा होता तो सीधी रे ऑफ लाइट चली जाती, और यहाँ से देखने पे रे ऑफ लाइट यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन. प्रिज्म का एक काम लाइट को डेविएट करना है. नाउ एक कॉमन सा प्रिंसिपल बनता है, आई और ई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का सम ए प्लस डेल्टा एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होता है. और ये जो अगर हम आई को चेंज करें तो ई भी चेंज होता है, और आई और डेल के बीच में ग्राफ बनता है. और ये ग्राफ पहले आई को बढ़ाने पर डेल्टा की वैल्यू कम होती है, एक लिमिट पे आने पे एक वैल्यू सर्टेन वैल्यू पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, जिसको डेल्टा एम भी बोलते हैं. और इस डेल्टा एम मतलब मिनिमम डेविएशन, और इस पॉइंट पे आई इक्वल टू ई होता है. और इसके बाद अगर हम आई की वैल्यू और बढ़ाते हैं तो फिर आई की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है. तो इस टाइप का ग्राफ भी बनता है इसमें. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी आता है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए वाई. नाउ डिस्पर्सन क्या है? नाउ फर्स्ट फिनोमेना, प्रिज्म का एक काम तो डेविएशन है. प्रिज्म हमेशा रे ऑफ लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड करता है. और प्रिज्म का दूसरा काम है डिस्पर्सन, जो कोई और नहीं कर सकता है. प्रिज्म होता क्या है, जिसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से अगर पैरेलल ना हो, कोई भी एंगल बन रहा हो तो वो प्रिज्म कहलाता है. तो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर वेवलेंथ, स्पेशली वेवलेंथ, इज कॉल्ड डिस्पर्सन. और जो वेवलेंथ का ऑर्डर होगा अगर हम उसको अरेंज कर दें देन इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. जनरली हमारी असेंबली हम डिस्पर्सन बोलते हैं, असेंबली खत्म होने के बाद डिस्पर्स. उसका क्या मतलब होता है? हम जिस क्लास से आए उस क्लास में चले जाएं. तो जैसे वाइट लाइट प्रिज्म से जाती है तो वो जिस रे ऑफ वेवलेंथ से आई है उस रे ऑफ वेवलेंथ में चली जाती है, डिस्पर्स हो जाती है. कभी कोई मीटिंग होती है तो बोलते हैं डिस्पर्स, मतलब जहाँ से आए वहाँ चले जाओ. तो डिस्पर्स मतलब अपने कॉन्स्टेंट कलर में डिवाइड हो जाओ. तो प्रिज्म से जब रे ऑफ लाइट पास की जाती है तो फिर वो अपने 7 कलर में
विबग्योर VIBGYOR, इन 7 कलर में डेविएट बढ़ जाती है, स्प्लिट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि रेड कलर सबसे कम डेविएट हुआ है और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है। तो डेविएशन डेल्टा R और डेल्टा V, तो डेल्टा V की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये सबसे नीचे है, बेस ऑफ प्रिज्म में मिलेगा, और R की वैल्यू सबसे कम है, R में सबसे कम डेविएशन हुआ है। शायद हमें मालूम है R की वेवलेंथ कम होती है, तो लग रहा है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, सॉरी R की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसमें डेविएशन कम है, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसमें डेविएशन ज़्यादा है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन? तो डिस्पर्सन के लिए एक फॉर्मूला है, कॉची रीमान इक्वेशन बोलते हैं, म्यू इक्वल टू A+B/λ²+C/λ4। ए बी सी यहाँ कॉन्स्टेंट है, मतलब दिख रहा है कि म्यू जो है वो लैम्डा के रेसिप्रोकल है, मतलब लैम्डा ज़्यादा होगी तो म्यू कम होगा। तो लैम्डा कम किसका है? वॉयलेट का। ज़्यादा किसका है? आर का। इसका मतलब म्यू वॉयलेट के लिए ज़्यादा होगा और रेड के लिए कम होगा। और डेल्टा का जो फॉर्मूला है A μ-1 है, तो जिसके लिए म्यू ज़्यादा होगा उसके लिए डेल्टा ज़्यादा होगा, मतलब जिसके लैम्डा ज़्यादा है उसके लिए म्यू कम है, और म्यू कम है तो लैम्डा डेल्टा भी कम होगा। इसका मतलब वॉयलेट कलर के लिए लैम्डा कम है, म्यू ज़्यादा है, तो डेविएशन भी ज़्यादा है। रेड कलर के लिए लैम्डा ज़्यादा है तो म्यू कम है, और म्यू कम है तो डेविएशन भी कम है। तो दैट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन। म्यू इक्वल टू A+B/λ², तो कलर ऑफ हायर वेवलेंथ गेट हायर लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लोअर डेविएशन। तो कलर अपने वेवलेंथ के हिसाब से डेविएट होते हैं। तो रेड कलर इज लीस्ट डेविएटेड एंड वॉयलेट कलर इज मोस्ट डेविएटेड। नाउ एंगुलर डिस्पर्सन क्या है? तो हमारे पास यहाँ 7 कलर हैं जो विजिबल हैं, तो 7 कलर में से जो मैक्सिमम डेविएशन जा रहा है वो 2 कलर के बीच में जा रहा है, वॉयलेट और रेड के बीच में। तो इन दोनों का जो वेरिएशन है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। कितना किसमें डिस्पर्सन हो रहा है, ये डेल्टा V माइनस डेल्टा R के टर्म में। नाउ डिस्पर्सिव पावर कितनी है? तो पीक कितना हो रहा है डेल्टा V और डेल्टा R के बीच में, और मीन कलर कौन सा मानते हैं हम? येलो। तो अगर इनका रेशियो कर दें देन इट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, मीन्स डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा Y, या म्यू V माइनस म्यू R अपॉन म्यू Y माइनस 1, और ए से कट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू म्यू V माइनस म्यू R अपॉन म्यू Y माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किसका मानते हैं हम? येलो कलर। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। लाइट अगर प्रिज्म से जाती तो उसके साथ क्या क्या होगा, ये डायग्राम पहले भी देख चुके हैं, सेम टू सेम है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक डेरिवेशन प्रूफ करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना आएगा। तो अब हम यहाँ मैथमेटिकल, इसी डायग्राम का मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें I del E R1 R2 A और O इन एंगल्स के थ्रू एक फॉर्मूला निकालना है। सो सबसे पहले हम ले रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल APOQ, और इन चारों का सम हमें एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से मालूम है कि 360 डिग्री होगा। A+P+O+Q इक्वल टू 360, लेकिन P परपेंडिकुलर है और Q भी परपेंडिकुलर, दोनों का सम 90 और 90 180 माइनस कर देंगे, तो A+P+O+Q 360, इसमें से 2 90 90 हो गए, तो A+O इक्वल टू 180 बचा रहेगा। नाउ इन ट्रायंगल OPQ R1 प्लस R2 प्लस O इक्वल टू 180। अब अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो एंगल A+O इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस O, O से O कट गया, सो A इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2। अब इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, हमने बोला जहाँ डेविएशन सबसे कम होता है वहाँ I इक्वल टू E होता है, और R1 और R2 की वैल्यू भी सेम होती है तो हम उसको R मान सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर A इक्वल टू आ जाएगा 2R। और एक और प्रॉपर्टी होती है जब मिनिमम डेविएशन लगता है, रिफ्रैक्टेड रे जो बीच की रे है ये बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल होती है, तो A इक्वल टू 2R आ गया, या R इक्वल टू A/2, ये हमें पहला आंसर मिल गया। अब इन ट्रायंगल DPQ, इसमें हम एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो डेल्टा है दिस इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल DPQ प्लस एंगल DQP। ये जो एंगल DPQ है ये I माइनस R1 के इक्वल टू होगा, और जो एंगल DQP है ये एंगल E माइनस R2 के इक्वल होगा।
लेकिन I इक्वल टू ई है और R1 इक्वल टू आर है, तो ये 2i माइनस 2r आ जाएगा। अब डेल्टा इक्वल टू 2i माइनस 2r आया था, जबकि 2r की वैल्यू तो a थी, तो I इक्वल टू इससे आ जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाय 2। अब हमारे पास स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। वैल्यू रख देंगे तो I की वैल्यू आई थी a प्लस डेल्टा एम बाय 2 और R की वैल्यू निकली थी a अपॉन 2, तो म्यू इक्वल टू आ गया साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन a बाय। नाउ नेक्स्ट, वेरिएशन इन एंगल बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी का आपको प्रैक्टिकल भी करना है। ये ग्राफ बनाना है आपको आई और डेल्टा के बीच में। ये मिनिमम आता है और ये इसी की कंडीशंस है। मिनिमम डेविएशन में आई इक्वल टू ई होता है, R1 इक्वल टू आर होता है और रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल होती है। नाउ नेक्स्ट, थिन प्रिज्म फॉर्मूला भी बोलते हैं इसके लिए। थिन प्रिज्म, अगर प्रिज्म थिन हो जाएगा तो साइन थीटा को थीटा मान सकते हो, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हो जाएंगे। साइन थीटा को थीटा मानेंगे तो फिर यहाँ पे a प्लस डेल्टा एम अपॉन ए अपॉन 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ म्यू a होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, म्यू a इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, या डेल्टा एम इक्वल टू आ जाएगा a म्यू माइनस 1। इसको थिन प्रिज्म फार्मूला भी बोलते हैं या डेविएशन का फार्मूला भी। What is rainbow? Rainbow is a natural spectrum which is formed by dispersion of sunlight by tiny water droplet present in the atmosphere just after the rain shower in opposite direction of sun. Rainbow is a natural spectrum formed by tiny water droplet in opposite direction of sun just after the rain shower. तो टाइप ऑफ रेनबो कितने होते हैं? पहले तो रेनबो में कितने फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं? रेनबो में 3 फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। पहला डिस्पर्सन, दूसरा रिफ्रैक्शन और तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 10th का क्वेश्चन है। नाउ टाइप्स ऑफ रेनबो, तो रेनबो 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो और एक सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो नॉर्मल से रेनबो है जो आपको नॉर्मल कंडीशंस में दिखाई देता है। होता क्या है इसमें, जैसे 3 स्टेप प्रोसेस, 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 TIR, where the light rays incidence from the upper portion of droplet. The width of the primary rainbow is 2 degree, that is 41 to 43 degree. In the primary rainbow, the violet color is on the inner earth and the red color is on outer arc. कैसे बनता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो? वाटर ड्रॉपलेट, रेन ड्रॉप से सनलाइट आती है अपर पोर्शन से। जैसे ही सनलाइट किसी ऐसी सरफेस से इंसिडेंस होती है इसका आमने सामने की सरफेस पैरेलल ना हो, तो प्रिज्म का वर्क कर सकती है। तो जैसे ये मीडियम चेंज करेगी तो डिस्पर्स होगी और डेविएट होगी, अपने कलर में डिवाइड होगी। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद इस सरफेस से अगर बाहर निकल जाती तो फिर दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ ये ड्रॉपलेट के अंदर ही TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ फिर ये वाटर से फिर एयर में आ गई। 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार ये एयर से वाटर में गई है, दूसरी बार ये वाटर से एयर में आई है। 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। सो दैट 3 स्टेप प्रोसेस, दैट इज प्राइमरी रेनबो। और अगर हम यहाँ एंगल देखते हैं तो जो वॉलेट कलर है नीचे साइड दिखाई देता है और जो रेड कलर है ऊपर की साइड दिखाई देता है। तो वॉलेट कलर का एंगल 41 डिग्री होता है और रेड कलर का 43 डिग्री, मतलब दोनों के बीच का जो आर्क की लेंथ बची वो 2 डिग्री। और रेनबो जो है ये व्यूअर्स के एंगल पर डिपेंड करता है हमेशा। तो अगर पूरा 1 मिलियन लोग भी एक ही रेनबो को देख रहे होंगे तो उनको सेम रेनबो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये व्यूअर्स की पोजीशन के हिसाब से आगे पीछे बनेगा। नेक्स्ट सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो टिपिकल रेंज में बनता है, ये 4 स्टेप प्रोसेस है। और इसमें ये है कि आप ऑब्जर्वर जो है वो सन के ऊपर हो, मतलब सन किसी खाड़ी वगैरह में या खाई वगैरह में दिखाई दे रहा हो, तब ये बनने के चांसेस होते हैं। इट इज अ 2 रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्शन तो होंगे ही, एयर से वाटर में जाएगी, वाटर से एयर में आएगी। और लेकिन इसमें 2 TIR भी होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेयर द लाइट रे इंसिडेंस फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द ड्रॉपलेट। द वेल्थ ऑफ सेकेंड रेनबो थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 डिग्री होती है। एंगल भी डिफरेंट होता है, 50 से 53 डिग्री के बीच में होता है। इन सेकेंडरी रेनबो, सॉरी यहाँ प्राइमरी लिखा है, इन सेकेंडरी रेनबो द सीक्वेंस ऑफ कलर इज अपोजिट, प्राइमरी रेनबो के अपोजिट होता है। इन द सेकेंडरी रेनबो द सीक्वेंस ऑफ कलर इज अपोजिट ड्यू टू 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो फ्लिप हो जाता है। इनसाइड द रेन ड्रॉप, मतलब वायलेट कलर ऊपर दिखाई देता है और रेड कलर नीचे दिखाई देता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो कैसे फॉर्म होगा? सेकेंड रेन ड्रॉप जस्ट आफ्टर द रेन शावर एटमॉस्फेयर में होगी और हमारी पोजीशन सन की पोजीशन से थोड़े ऊपर होगी। जैसे हम कहीं सनसेट पॉइंट पे खड़े हुए हो
तो सनलाइट नीचे की साइड ड्रॉपलेट में एंटर करेगी और ये वॉयलेट और रेड में डिवाइड हो गई। लेकिन यहाँ 2 बार TIR होगा, तो ये दोबारा TIR, पहली बार ये एयर टू वाटर आई, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और ये वाटर टू एयर गई, सेकंड रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ TIR भी 2 बार होगा, एक बार यहाँ TIR हो रहा है, एक बार यहाँ ऊपर TIR हो रहा है। तो जैसे डबल TIR होगा तो रेड कलर नीचे आ गया और वॉयलेट ऊपर आ गया। और इसमें कलर के साथ एंगल भी, वॉयलेट का 53 डिग्री और रेड का 50, मतलब दोनों के बीच की जो विड्थ होगी वो 3 डिग्री होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्सन और स्कैटरिंग एक ही फिनोमेना नहीं है। डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग और स्कैटरिंग मतलब स्प्रेडिंग, फैलना। जैसे कहीं कोई चीज़ स्प्रेड हो जाए तो वो कहाँ गिरेगी हमें नहीं मालूम है। जैसे आपको कहीं असेंबली हो रही और कोई मंकी आ जाए 20 असेंबली में, तो फिर आप क्लास वाइज नहीं जाओगे, आपको जहाँ भागने का मौका मिलेगा वहाँ भाग जाओगे। तो स्प्रेडिंग ज़्यादा होती है, स्प्लिटिंग कम होती है। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल हैविंग साइज इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये जरूरी है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर में होना चाहिए। देन इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग के लिए एक लॉ है, रैलीज लॉ। स्कैटरिंग जो है 1/λ4। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ होती है। जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। डिस्पर्सन भी होगा, लेकिन डिस्पर्सन तो 1/λ और 1/λ² था, लेकिन स्कैटरिंग में 1/λ4 है, तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। इट मीन्स मोर वेवलेंथ, रेड कलर की जैसे मोर वेवलेंथ होती है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और लेस वेवलेंथ, ब्लू कलर की लेस वेवलेंथ होती तो उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। इसी के क्वेश्चंस हैं जो आपको 10th में भी थे, 12th में भी पूछे जा सकते हैं, MCQ में भी पूछे जा सकते हैं। स्काई के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। स्काई अपीयर ब्लू बट क्लाउड नॉट। स्काई अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। स्काई अपीयर ब्लैक फ्रॉम स्पेस। इसका डेंजर सिग्नल मेड बाय रेड कलर एंड टिंडल इफेक्ट। आंसर देखते हैं इनके। स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, तो ये स्कैटर ज़्यादा होता है, पूरे में यही फैल जाता है। दूसरा, स्काई अपीयर ब्लू बट क्लाउड नॉट। क्लाउड ब्लू नहीं दिखाई देते, क्लाउड ब्लू ब्लैक एंड वाइट होते हैं, तो ब्लैक होगा या वाइट होगा। क्यों? क्योंकि क्लाउड जो है वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वहाँ से जो लाइट आती है। क्लाउड फॉर्म इन ट्रोपोस्फियर वेरी नियर टू अस, अप्रॉक्सीमेट 8-12 किलोमीटर। इन सच स्मॉल डिस्टेंस लाइट बहुत तेज चलती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। तो इन वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए तो उसको 0.0001 सेकंड भी नहीं चाहिए पड़ेगा। तो इन सच स्मॉल डिस्टेंस लाइट कैन नॉट स्कैटर। नाउ स्काई अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे जो लाइट होती है वो अर्थ के बहुत बड़े पोर्शन से होके आती है। अगर सनसेट और सनराइज का टाइम देखें, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो एटमॉस्फेयर का 400 किलोमीटर तो ट्रैक करेगा ही, लेकिन लाइट आएगी पूरी सन से पार करते हुए, तो ये अर्थ की रेडियस भी कवर करेगी। यहाँ से यहाँ तक की अर्थ की रेडियस थी, और उसके बाद एटमॉस्फेयर का 400 किलोमीटर भी पार करेगी, तो ये 400 किलोमीटर ये पार करेगी। और अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, तो ये 6400 किलोमीटर भी पार करेगी। तो जब सनसेट और सनराइज, जो क्षितिज बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं, तो जब होराइजन से जब सनसेट होगा, सनराइज होगा, तो सनलाइट को अर्थ के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी। नॉर्मल तो 400 करती है, लेकिन जब सनसेट और सनराइज होगा तो इसको 6800 अप्रॉक्सीमेट बोल रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। और इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर जो लेस वेवलेंथ की लाइट होगी वो तो स्प्लिट होके, स्कैटर होके, स्प्रेड होके डिसअपियर हो जाएगी। केवल हाई वेवलेंथ वाली लाइट ही हमारी हमारी आईज तक पहुंच पाएगी। So that's why sky appear reddish at the time of sunset and sunrise. नेक्स्ट, स्काई अपीयर ब्लैक फ्रॉम स्पेस। स्पेस से, मून से एस्ट्रोनॉट को स्काई ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि स्कैटरिंग के लिए एटमॉस्फेयर होना जरूरी है, पार्टिकल्स होना जरूरी है, लेकिन स्पेस में मून के पास कोई एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, कोई पार्टिकल तो है ही नहीं, तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी। तो एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड फॉर स्कैटरिंग, सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सो स्काई अपीयर ब्लैक फ्रॉम मून और टू एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट, डेंजर सिग्नल मेड बाय रेड कलर। क्योंकि डेंजर पे कुछ ऐसा लिखा होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना, उसके को अगर आप ध्यान से ना देखोगे तो आगे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो वो चीज़ स्प्रेड नहीं होनी चाहिए जो दूर से भी क्लियरली दिखाई दे जाए। तो रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो वो स्कैटर सबसे कम होगा। तो जो सिग्नल लिखा होगा,
जो सिग्नल बना होगा, जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे डेंजर बोर्ड पे, वो आपको दूर से भी क्लियरली दिखाई दे जाएंगे। टिंडल इफेक्ट, केमिस्ट्री का भी वर्ड है टिंडल। इट्स कोलाइडल सोल्यूशन में आता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सोल्यूशंस में जैसे अगर हम इसको निकालें, सनलाइट को ले, लाइट को ले लें, हमने कोलाइडल सोल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम हाइपोसल्फेट सोल्यूशन लिया, और अगर लाइट हम यहाँ से पास कराते हैं, ये हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इसमें, और जैसे हमने डाला तो अब ये कोलाइडल सोल्यूशन बन गया। और अब इसके बाद अगर हम यहाँ से लाइट पास करते हैं तो यहाँ बीच में पता ही नहीं पड़ेगा हमें लाइट कहाँ से जा रही है। ये यहाँ पे पूरे ग्लास में लाइट स्प्रेड हो जाएगी क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशंस है, और यहाँ एक पॉइंट और यहाँ एक स्पॉट बनेगा। दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। थैंक यू।